बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है भैया 4 चैप्टर तो आपने करा दिए, अब स्कूल में 5वां 6वां चैप्टर भी शुरू हो चुका है, आप भी प्लीज लेकर आइए। और आप लोगों की डिमांड पर ये 5वां चैप्टर आप लोग के लिए आ चुका है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, अब चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं कि आखिर हम इस चीज में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, यात्रियों का मतलब क्या होता है बताइए। यात्रियों का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप घूमने के लिए शिमला चले गए, है ना, उद्देश्य क्या था कि घूमना, वहां पे जाके एडवेंचर करना, देखना, वो सारी चीजें, है ना, तो ये क्या है, आप यात्री कहलाओगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कुछ विशेष उद्देश्य लेकर जाता है, उसी को कहते हैं यात्री। क्या बोलते हैं? यात्री। और बहुत सारे हो तो इस वजह से उसको हम कहते हैं यात्री हो। अच्छा, नजरियों का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखने का एक नजरिया, देखने का एक वे, एक देखने का जो एक दृष्टिकोण होता है उसको कहते हैं नजरिया। तो इस चैप्टर में हम 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अलग अलग देशों से आए और आने के बाद, भारत में आने के बाद यहाँ की सारी चीजों को देखा, उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया अपनी पुस्तक में और कहीं ना कहीं कंपेयर किया। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो 3 यात्री कौन से थे और किस तरीके से उन्होंने चीजों को डिस्क्राइब किया, किस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया। तो चलिए चीजों की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इस चैप्टर को करने वाले। देखिए भाई, इसके 2 पार्ट बनेंगे, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि हर एक चैप्टर के 2 पार्ट बनेंगे और उस 2 पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले जो पार्ट में इन 7 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। लोग यात्रा क्यों करते हैं, 10वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के 3 प्रमुख यात्री कौन से थे, यात्रियों की क्या विशेषताएं होती हैं, अल-बिरूनी तथा किताबुल हिंद क्या है, इब्न बतूता था रिहेला, फ्रांसवा बर्नियर जो कि एक चिकित्सक भी था और उसने किस तरीके से पुस्तक में चीजों की रचनाएं की हैं, और पूरब तथा पश्चिम की तुलना, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी पार्ट 2 में हम अगला बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक आता है कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहला ही टॉपिक हमारे सामने है कि आखिर लोग यात्रा क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया कि लोगों के यात्रा करने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कोई कहीं प्लेस को डिस्कवर करने के लिए जाता है, तो कोई प्लेस पे कोई सामान खाने के लिए जाता है, तो कोई, है ना, पढ़ने के लिए जाता है, कोई रोजगार के तलाश में जाता है, तो कोई अलग अलग उद्देश्य होते हैं लोगों के। तो यही लिखा है कि लोगों यात्राएं करने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। क्या उद्देश्य हो सकते हैं? वे काम की खोज में यात्रा करते हैं। कई बार लोग काम के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, आप देखिए कोरोना जैसी स्थिति में लोग दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े जो शहर थे उन चीजों को छोड़ छोड़ के गांव जाना पड़ गया। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोग यात्रा करते हैं। व्यापारी, सैनिक, पुरोहित एवं तीर्थ यात्री बनकर भी लोग यात्रा करते हैं। कहीं मान लो कोई सामान खरीदने जाना है तो व्यापारी बन के जाए। सैनिक आप देखते हो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। पुरोहित मतलब जो पंडित होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं ना, कथा वार्ता, पूजा, हवन, ये सब चीज करने के लिए। तीर्थ यात्री, है ना, जो तीर्थ करने के लिए निकलते हैं कि विश्व में अनेक अनेक जगहों पे अनेक चीजें फेमस है, वहां पे लोग जाते हैं। ठीक है तीर्थ यात्री बनकर, तो ये चीजें। अच्छा, कई लोग कैसे भी साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं। क्या होता है मतलब भाई? साहस की भावना से प्रेरित होने का मतलब क्या हुआ? पहले की डेट में लोग डिस्कवर करते थे, चीजों की खोज करते थे। ठीक है, लोगों को आज तो इंटरनेट है तो पता लग जाता है कि हम किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं लाइव लोकेशन के थ्रू, लेकिन पहले ये थोड़ी ना पता था कि हम कहाँ हैं, किस तरीके से। तो लोग डिस्कवर करने के लिए, नई नई जगहों पे जाने के लिए, ठीक है, साहस की भावना से प्रेरित होकर लोग निकल जाते थे, है ना। नाव लेते थे, उसमें सारा राशन पानी ये सब चीज डालकर निकल जाते थे कि चलो एक नए देश की खोज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से भारत में वास्को डी गामा आया, इसी तरीके से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ऐसे ही करके। ठीक है, तो साहस की भावना से प्रेरित होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं।
चलिए भाई, इतिहास में कई महिलाओं तथा पुरुषों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की है और यात्रा करने के बाद बहुत सारी किताबें भी लिखी है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बता दूं कि स्त्रियों की लिखी गई किताबें लमसम न के बराबर है, लेकिन पुरुषों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं वही चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 यात्रियों के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हीं 3 यात्रियों के पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चलिए भाई, कौन से 3 यात्री हैं तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री जो है भारत में आए थे। कौन से यात्री थे? सबसे पहले का नाम है अल-बिरूनी, ये है भाई साहब अल-बिरूनी, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये है अल-बिरूनी। दूसरे नंबर पे आते हैं इब्न बतूता, ये है इब्न बतूता, ठीक है, और साथ ही साथ फ्रांसवा बर्नियर, इसे ये है फ्रांसवा बर्नियर। तो ये 3 यात्री थे जो कि अलग अलग जगहों से आए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यात्रियों के नाम। यात्रियों के नाम है अल-बिरूनी। आगमन कब हुआ? 11वीं शताब्दी में हुआ। कब आए वो? 11वीं शताब्दी में आए। जन्म स्थान कहाँ है? उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान से आए। साथ ही साथ जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में, फिर उसके बाद भारत आए। आगे लिखित ग्रंथ इन्होंने कौन से पुस्तक लिखी है? किताबुल हिंद लिखी है। भाषा की बात कर लेते हैं तो अरबी भाषा है, ठीक है। चलिए, यात्री, दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता। कहाँ से आए भाई? ठीक है, सबसे पहले ये बता दें अफ्रीका यानी कि मोरक्को से आए थे। कब आए थे? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है रिहला और ये जो की है अरबी भाषा में। अब तीसरे जो यात्री हैं जिनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, कब आए? 17वीं शताब्दी में। कहाँ से आए? फ्रांस से आए। द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखित ग्रंथ का नाम है और भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये यात्री 3 है। आगमन का डेट 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। जन्म स्थान उज्बेकिस्तान, मोरक्को और फ्रांस। लिखित किताब जो है वो है किताबुल हिंद जो कि अल-बिरूनी की है, रिहला इब्न बतूता की है और द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये है फ्रांसवा बर्नियर। मुगल एम्पायर लिखा है तो आप समझ सकते हो कि मुगलों के समय की बात हो रही है, उस समय आए थे, ठीक है। भाषा की बात करें तो जो किताबुल हिंद है वो अरबी भाषा में, रिहला अरबी भाषा में, फ्रेंच भाषा में तीसरी वाली बुक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना, क्योंकि इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में लमसम 21 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि चीजें आपके लिए सही हो पाए। अच्छा चलिए, एक चीज और, अच्छा किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो कैसे लेगा? नोट्स लेने के लिए भाई 7011912793 पे मैसेज करेंगे और वहां से आप लोग नोट्स ले लेंगे, या फिर विकास स्टडी पॉइंट का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्या डाउनलोड करेंगे भाई? ऐप, और उस ऐप में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इवन इसका जो कोर्स है ना, कोर्स भी देखने को मिल जाएगा विथ डिस्काउंट के साथ, जहाँ पे आपको चीजें बेहतरीन ढंग से समझाई गई हैं। यूट्यूब पे आपको घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च मारते हो, देखते हो कहाँ है क्या सारी चीजें, प्लेलिस्ट में जाके चेक करते हो, नहीं मिलता है। लेकिन आप हमारे ऐप पे आओगे तो आपको सीरियल वाइज सारी चीजें देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, ये सब चीज की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहां पे एक बेनिफिट और है, वहां पे कोई एड्स देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यात्रियों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, यात्रियों की विशेषताओं की बात करें, सबसे पहली विशेषता क्या है? विशेषता में सबसे पहली विशेषता यह है कि यात्री ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जिसके अंदर साहस होता है। बिना साहस के एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज को डिस्कवर करने नहीं जा सकता है। तो पहला, साहस की भावना। दूसरे नंबर पे, जब यात्री दूसरी जगह पे जाते हैं और चीजों को देखते हैं कि ये तो हमारे जगह से तो डिफरेंट है, तो क्या किया? लिख लिया कि हमारे देश में ऐसा चीज होता है, जबकि इनके देश में ऐसा होता है। तो कंपैरिजन वाली चीजें आ गई। ये भी एक चीज है कि यात्रियों को जो चीजें डिफरेंट दिखाई देती उनको लिखा जाता है। यात्रियों की विशेषताओं में और क्या है कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही यात्रा नहीं करते थे, बल्कि महिलाएं भी यात्रा करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बारे में जो लिखी गई चीजें थी या उनकी जो पुस्तकें हैं वो अस्तित्व में अभी या फिर कहो 9 के बराबर है, बहुत कम देखने को मिली है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, जब यात्री किसी ऐसे जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि उनका परिवेश का मतलब होता है रहन सहन, बिल्कुल भिन्न है, तो वो उन्हें सावधानी पूर्वक अपने वृत्तांत मतलब वही जो बुक वो लिख रहे हैं उस बुक में वो लिख लेते हैं, जिसमें असामान्य
और उल्लेखनीय बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जो ऐसी चीजें जो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है कि ये तो हमारे देश में नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, उसको वो चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए जो वृत्तांत है वो तकरीबन न के बराबर है, यानी कि हमारे पास वृत्तांत नहीं है। आगे, यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि वे यात्री यद्यपि हम ये जानते हैं कि महिलाएं भी यात्रा किया करती थी, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए जो वृत्तांत है, मतलब जो बुक्स है, वो देखने को नहीं मिला है, या कहो 9 के बराबर है, या फिर ये कहो डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है इस वजह से। तो यात्रियों की विशेषताएं समझ में आ गई भाई। यात्रियों की क्या विशेषताएं होती है? वो साहसी होते हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यात्रा किया करती थी। अब चलिए 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, अल्बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। अल्बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, अल्बिरूनी की अगर मैं बात करूं, देखिए अल्बिरूनी का जो पूरा नाम था, जिसका पूरा नाम अगर बताएं, इसका नाम था अबू रेहान महमूद इब्न अहमद अली अल्बिरूनी, यानी कि पूरा का पूरा नाम है। आप समझ सकते हो कि आप कहोगे भैया पूरे खानदान का नाम लिख दिया क्या? नहीं, ये अल्बिरूनी का पूरा नाम है, लेकिन हम इस नाम से सिर्फ जानते हैं अल्बिरूनी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये पूरा नाम है अबू रहमान महमूद मोहम्मद इब्न अहमद अल्बिरूनी, ये पूरा का पूरा नाम है। ठीक है, जन्म की बात किया जाए 1973 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? ख्वारिज्म में, वर्तमान उज्बेकिस्तान के निकट। उस समय ईरान और मध्य एशिया का ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान के निकट है। ठीक है, कहाँ पे? ख्वारिज्म में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जन्म कब हुआ? 1973 में। नाम क्या है? ये पूरा नाम है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इतने याद कर लोगे काफी है। आगे, जन्म स्थान की बात करते हैं तो ख्वारिज्म हो गया। आगे, शिक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई? शिक्षा को। तो शिक्षा देखिए भाई, शिक्षा बचपन से ही गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, दर्शन, भूगोल, इतिहास, धर्म आदि विषयों में गहरी रुचि थी। यानी कि आप देख सकते हो कि इतने सारे विषयों का इनको ज्ञान था और इनमें ये ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। उसने अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक, असीरियाई, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप एक समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जो अपने नेटिव लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करता है, जैसे मान लेते हैं कोई बिलोंग करता है बिहार से तो भोजपुरी बोलता है, कोई बिलोंग करता है दिल्ली से वो सिर्फ हिंदी बोलता है, हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान करता है ना। और बाकी जगहों के लोग, सभी जगहों के लोग मोस्टली देखा जाए तो अपने नेटिव लैंग्वेज की बात करते हैं और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, और इस तरीके की चीजें। तो हम मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 ही लैंग्वेज, एक नेटिव लैंग्वेज, एक हिंदी और एक देखा जाए तो इंग्लिश के लिए हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसमें देखिए अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक, सीरियक, हिब्रू, ये सारे भाषाओं के प्रति इनकी रुचि थी। तो आप सोच सकते हो कि कितने टैलेंटेड। ठीक है, तभी तो इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति इतिहास में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। आज इतने सारे क्रिकेटर हैं, क्या सबको हम पढ़ते हैं? नहीं, हम किसको पढ़ते हैं? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, MS धोनी, क्योंकि जिसने जिसने जो चीज अचीव किया है उसके बारे में हम चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आने वाले समय में युवराज सिंह के बारे में हम चीजें देखते हैं, विराट कोहली, मतलब अपने हिसाब से नाम जोड़ते रहे ना। अब ऐसा मत कहना कि भैया आपने इनका नाम तो बोला नहीं, ये सब मत करना। ठीक है, मैं एक बात समझा रहा हूँ। अच्छा, उसे बहुभाषी विद्वान मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अल्बिरूनी के बारे में ये 2 चीजें हैं, अल्बिरूनी और इनकी जो शिक्षा है और इनका जो विद्या है, क्या क्या चीज उन्होंने अचीव किया। आगे बढ़ते हैं। भारत यात्रा और किताबुल हिंद, यानी कि जब उन्होंने भारत में यात्राएं की तो कैसे की, और किताबुल हिंद के बारे में किस तरीके से उन्होंने चीजें लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अल्बिरूनी को भारत लाया। यानी कि कहा जाता है कि अल्बिरूनी को भारत लाया कौन था? महमूद गजनवी लाया था। महमूद गजनवी ये वही राजा है जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया है। और इसने पहली बार भारत पे 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, और 16वीं बार जब उसने आक्रमण किया था तो उसका उद्देश्य था भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटना। ठीक है, तो ये 17 बार टोटल भारत पे आक्रमण किया हुआ था महमूद गजनवी। और जब इसने आक्रमण किया उज्बेकिस्तान में तो वहां से
वहां पे जितने भी विद्वान थे सबको लेके आया, उसी में से एक थे अल-बिरूनी और उनको लेके आया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि लगभग 13 साल तक भारत में रहे और इस दौरान इन्होंने संस्कृत सीखी, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और इसी आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। मृत्यु की बात किया जाए 1048 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 75 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। आगे अंतिम समय तक लेखन और अध्ययन में ये लगे रहे थे। वह मध्यकालीन इस्लामी स्वर्ण युग के सबसे महान विद्वानों में से एक थे, यानी कि अगर देखा जाए उस समय मध्यकालीन इस्लाम युग में अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण विद्वान थे, एक महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद, तो देखिए सबसे पहले किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जो कि स्पष्ट है और सरल। क्या है? स्पष्ट है बिल्कुल, और क्या है? सरल है। आगे किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें ये सब विषय शामिल है। कौन से विषय शामिल है? ये सारे विषय शामिल है। कहा जाता है कि जो अल-बिरूनी है, अल-बिरूनी की जो लिखने की जो पद्धति थी वो काफी यूनिक थी। सबसे पहले वो प्रश्न लिखते थे और प्रश्न के बाद उसके बारे में डिफाइन करते थे सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज है 80 अध्यायों में ये चीजें बटी हुई है। तो देखिए क्या लिखा है कि पहला क्या क्या चीज के बारे में लिखा गया है? धर्म दर्शन के बारे में लिखा है, भाषाओं के बारे में लिखा है जो कि संस्कृत खासकर थी, विज्ञान तथा गणित के बारे में भी लिखा हुआ है, खगोल शास्त्र के बारे में लिखा है, भूगोल और प्राकृतिक तत्वों के बारे में भी किताबुल हिंद में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी सारी चीजें देखी उन सभी चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया। समाज और जाति व्यवस्थाओं के बारे में भी लिखा है, रीति रिवाजों के बारे में, उत्सवों के बारे में, आचार व्यवहार के बारे में। आचार व्यवहार का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से उनका विचार था, कैसे बिहेव करते थे किसी के साथ, इन सभी चीजों के बारे में। चिकित्सा के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में लिखा हुआ है किताबुल हिंद में। तो ये बातें समझ में आ गई। 80 अध्याय में बटी हुई, स्टार्टिंग में एक प्रश्न होता था, फिर उसके बाद डेफिनेशन होता था, और इन सभी विषयों को क्या किया गया है? इन सभी विषयों को कैटेगराइज किया गया है, लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। शोध पद्धति क्या था? शोध पद्धति का मतलब क्या होता है कि मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि स्टडी करने का क्या मेथड था? तो पहला अल-बिरूनी ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। तुलनात्मक का मतलब क्या किया? तुलना करने का। किससे तुलना? भारतीय और यूनानी दर्शन के साथ ये तुलना करते थे। मैंने बताया ना कि जो भी चीज यहाँ पे उनको अलग लगती थी उन चीजों को कंपेयर किया करते थे। किससे? अपने देश से, है ना, अपने देश से कंपेयर करते थे। यहाँ पे ये है तो वहां पे वो है, वहां पे वो चीज अच्छी है कि यहाँ पे ये चीज अच्छी है, इस तरीके से कंपेयर करते थे। हिंदू और मुसलमान धार्मिक विश्वासों की तुलना, कि मतलब हिंदुओं की क्या आस्था है, मुसलमानों की क्या आस्था है, इनके विश्वास किस तरीके से, इन सभी चीज की तुलना करते थे। उसने तटस्थ का मतलब होता है अलग अलग रहना। ठीक है, तो उन्होंने तटस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या सही, क्योंकि देखो हर एक धर्म में अपनी एक परंपराएं हैं और कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो रीति रिवाज में शामिल हो गई हैं, और जरूरी नहीं है कि अब जैसे लोग कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से उसका लॉजिकल आंसर देते हैं कि अगर शाम को झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, है ना, लोग अपने अपने हिसाब से। लेकिन साइंटिफिक अगर देखा जाए तो लोगों का मानना यह है कि रात में झाड़ू इसलिए नहीं लगाया जाता था पहले के समय में, क्योंकि उस समय लाइटें नहीं थी, तो आपके झाड़ू लगाते के टाइम में बहुत सारे जो कीमती सामान होते थे इधर से उधर हो सकते थे, इसलिए कहा जाता था कि दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता था। लेकिन आज के डेट में आप देखते हो कि कुछ कुछ जगहों पे एनी टाइम लगता रहता है, एनी टाइम, क्योंकि साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखता है ना, तो ये चीज है। तो उनका जो उन्होंने चीज देखा सोचा, उनको ना तर्क वितर्क करके चीजों को लिखा। तो उसने तटस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखा, किसी भी संस्कृति को नीचा नहीं दिखाया। मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि तुम्हारी संस्कृति ऐसी है ऐसी है, ऐसा करके उन्होंने नहीं दिखाया। आगे बात करते हैं संस्कृत भाषा का अध्ययन। अल-बिरूनी ने संस्कृत सीखा ताकि वह वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों को मूल रूप से पढ़ सके, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो अधिकतर देखा जाए तो संस्कृत में ही लिखी रहती हैं। और उसने संस्कृत और अरबी के शब्दों को व्याकरण की तुलना भी की, यानी कि संस्कृत में क्या है, अरबी में क्या है, उनके जो शब्द कैसे हैं, उनके जो व्याकरण है, किस तरीके से ग्रामर का यूज किया गया है, इन सभी चीज की उन्होंने तुलना भी की है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। आगे तो ये तो हो गया, हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया
अल बिरूनी के बारे में। तो ये अल बिरूनी के बारे में इतनी सारी चीजें आपको पता लग गई। अब हम दूसरे नंबर पे बात करने जा रहे हैं इब्न बतूता के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो अच्छे से डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद रहे। आगे जो अगला पार्ट बनने वाला है ना, जो पार्ट 2 है, उसमें बहुत सारी चीजें यही रिपीट होंगी। तो जब रिपीट होंगी तो अभी से अगर समझ के चलोगे तो उधर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इब्न बतूता की अगर बात करूं तो पूरा नाम, ठीक है, इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल लवाती अल तंजी इब्न बतूता। आप सोच सकते हो इतना बड़ा नाम है, और ये जो है इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम था, तो आपको सीधा याद रखना इब्न बतूता, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें 1304 में इनका जन्म हुआ था तंजा में, जो कि मोरक्को में है, ठीक है, उत्तर अफ्रीका में। आगे वह एक प्रसिद्ध यात्री थे, ठीक है, ट्रेवलर थे, विद्वान भी थे, काजी भी थे। काजी का मतलब होता है जो जस्टिस करता है, ठीक है, वो उसे विश्व के सबसे महान यात्रियों में गिना जाता है। यानी कि इब्न बतूता को विश्व के विश्व में सबसे महान यात्रियों में उनको गिना जाता है। इनकी यात्रा का विस्तार कुछ इस तरीके से था। उसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की, लमसम 44 देशों का उन्होंने भ्रमण किया। उसने अफ्रीका, अरब, फारस, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, इन सभी की यात्राएं की। उनकी यात्रा मार्को पोलो से भी अधिक लंबे थे, यानी कि मार्को पोलो ने जितनी यात्रा की थी उनसे भी कहीं अधिक इन्होंने यात्रा की थी, इब्न बतूता ने यात्रा की थी। तो कहा 30 वर्षों तक इन्होंने यात्रा की, कहाँ 44 देशों में इन्होंने यात्रा की। साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पे अफ्रीका, अरब, फारस, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, इन सब की यात्रा की। साथ ही साथ उनकी यात्रा मार्को पोलो से भी अधिक लंबे थे, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक यात्री भी थे, विद्वान भी थे और काजी भी थे, ठीक है, और विश्व में महान यात्रियों में से एक थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1304 ईस्वी में, कहाँ पे? मोरक्को में हुआ था, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक यूनिक बात इनके बारे में बता दूं तो इन्होंने भारत में जो चीज देखा उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे ना, वो किससे प्रभावित हुए थे? यहाँ के पान के पत्ते से, और दूसरा नारियल से प्रभावित थे। उनका मानना यह था कि जो पान का पत्ता है दिखने में तो हरा है, लेकिन इसको चबाने पर ये रेड कलर का हो जाता है। कैसे हो जाता है? हरा है तो रेड कैसे हो गया? दूसरे नंबर पे जो नारियल है, नारियल ऊपर से खुज्जा टाइप में, मतलब वो चीजें, फिर देखा जाए तो ऊपर से बिल्कुल कड़क, दिखने में ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य का चेहरा। फिर उसको फोड़ा जाता है तो अंदर कुछ खाने का पदार्थ निकलता है, और उसके अंदर भी पानी निकलता है। तो पानी गया तो गया कैसे? तो ये सब चीज वो दिमाग लगाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे यहाँ की चीजों को देखकर। साथ ही साथ कुछ शहरों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जैसे दौलताबाद, जैसे दिल्ली के चांदनी चौक। कहते हैं यहाँ पे बहुत ही चहल पहल रहता है, एनी टाइम चहल पहल रहता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो इससे प्रभावित थे। तो देखिए क्या लिखा है रिहला पुस्तक के बारे में, इन्होंने क्या चीज बताया। तो देखिए रिहला का अर्थ होता है यात्रा वृत्तांत या फिर सफरनामा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। कितने में? 1 नंबर में। इसलिए आपको याद करके रखना है। यह अरबी भाषा में लिखी गई एक प्रकार की पुस्तक है। इब्न बतूता ने यह पुस्तक खुद नहीं लिखी है, ठीक है, बल्कि क्या किया है, बल्कि मोरक्को के जो सुल्तान के आदेश पर इन्होंने इब्न जूजै नामक लेखक को अपना यात्रा वृत्तांत सुनाया, और जिसने इसे लिपिबद्ध किया है। यानी कि इनका काम था सिर्फ सुनाना कि भाई मैं वहां गया तो इस तरीके की चीजें देखा, लेकिन लिखने का काम किसने किया था? इब्न जूजै नामक लेखक ने इस चीज को लिखा था, ठीक है। भारत यात्रा की बात करें 1333 से 1342 तक इन्होंने यात्रा की, जिसमें देखा जाए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ये एक प्रकार का काजी था, ठीक है, काजी के रूप में नियुक्त हुआ था। दिल्ली, मल्लिकापुर, महाराष्ट्र, मदुरई आदि क्षेत्रों में इसने यात्रा की। भारत में उसने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का सजीवन वर्णन भी किया है। यानी कि इन सभी चीजों के बारे में चीजें बताया है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार के काजी के रूप में यहाँ पर था। और इब्न बतूता को जब काजी के पद पे था तो कई बार ऐसा हुआ, मतलब आगे चल के एक बार ऐसा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उसके बाद जो राजा थे, राजा ने क्या किया, इनको उठा के जेल में डाल दिया। तो जेल में डालने के बाद कुछ समय बाद जब चीजें सिद्ध हुई कि नहीं ये गुनहगार नहीं थे, तो फिर इनको निकाला गया, और फिर उसके बाद इनको
है ना, पदवी दी गई, इस तरीके की चीजें थी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि रिहला में भारत के बारे में इन्होंने कौन कौन सी जानकारी दी है, तो यहाँ पे मैंने विषय लिख दिया है, यहाँ पे मैंने विवरण लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहला शासन किसका उस समय चल रहा था, तो किसका चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि एक बुद्धिमान लेकिन बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, बुद्धिमान राजा तो था लेकिन बहुत ही क्रूर शासक था। दूसरे नंबर पे न्याय व्यवस्था की बात करें तो कड़े न्याय व्यवस्था यहाँ पे थी, कानून बहुत ही कड़क था और दंड, यानी कि उसने इस पुस्तक में ये बात लिखी है कि राजा का जो कानून होता था बहुत ही कड़ा होता था और दंड की देने की जो पद्धति होती थी वो काफी खतरनाक होते थे। समाज के बारे में जैसे जाति प्रथा के बारे में इसने लिखा, विवाह प्रथा के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में इसने लिखा। जीवन शैली की बात करें तो खाने पीने की जो विविधताएं थे, देखो जहां जाओगे वहां पे वैरायटी देखने को मिलेगी आपको, है ना। ठीक है, भाषा, वस्त्र, इन सभी चीजों के बारे में लिखा है। यात्रा के अनुभव की अगर मैं बात करूं तो सड़कों की स्थितियों के बारे में, ठीक है, व्यापारिक केंद्रों के बारे में, डाक व्यवस्थाओं के बारे में इसने बताया है। तुगलक का व्यवहार अगर देखा जाए तो अजीब निर्णय, यानी कि अगर देखा जाए तुगलक का व्यवहार, ये जो राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने बात लिखा है कि इनका व्यवहार कैसा था, तो अजीब निर्णय, इनका अजीब निर्णय लेने का एक वो था। ठीक है, जैसे राजधानी परिवर्तन कर देना, दान दे देना, ये सब चीजें अलग अलग व्यवस्थाएं थी, इसकी वजह से इसने ये प्रभावित हुआ। इब्न बतूता की मृत्यु अगर देखा जाए 1368 में, यानी 1368 या 1377 के आसपास के मोरक्को में मानी जाती है। मतलब कोई डेट एकदम सटीक नहीं बताया गया कि इस समय इनकी डेथ हुई है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो इब्न बतूता की जो मृत्यु है 1368 या फिर 1377 के आसपास के मोरक्को में मानी जाती है, तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, रिहला के बारे में, यात्रा वृत्तांतों के बारे में चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और ये टॉपिक आपको समझ में आएगा और इसके साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ओवर हो जाएगा। तो क्या लिखा है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तीसरे व्यक्ति फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बात किया जाए तो फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, एक लेखक था, एक चिकित्सक था, एक विचारक था। वो भारत में आया था क्या बन के, चिकित्सक बन के, यानी कि डॉक्टर बन के आया था। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें 1625 ईसा पूर्व, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। वह मुगल काल में भारत में आया था और कब से कब तक, 1656 यानी कि 1656 से लेकर 1668 तक, और लगभग 12 सालों तक यहाँ पर रहा। वह एक यूरोपियन डॉक्टर था जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में भी रहा था। एक चिकित्सक के रूप में देखा जाए, एक विशिष्ट चिकित्सक के क्यों, तो देखिए बर्नियर एक प्रशिक्षित यूरोपीय डॉक्टर था, क्योंकि यहीं पे हमने बात कर लिया कि एक यात्री भी था, एक लेखक भी था और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी था, साथ ही साथ विचारक भी था। तो बर्नियर अगर देखा जाए तो एक प्रशिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा यूरोपीय डॉक्टर था। भारत में उसने उच्च वर्ग विशेषकर दरबारी वर्ग के लोगों का इलाज किया और इसी योग्यता के कारण उसे राजकीय संरक्षण मिला और शाही दरबार में वो पहुंच गया, यानी कि वो शाही दरबार में पहुंचना भी चाहता था और मुगल काल में वो पहुंच भी गया। ठीक है, शाही दरबार में उसका यह विशेष दर्जा उसने मुगल भारत की राजनीति, प्रशासन, समाज और संस्कृति को निकट रूप से देखने का अवसर मिला, यानी कि उसको ये लगा कि अगर राजा के दरबार में अगर मैं हूँ तो मुझे विशेष तौर पर सारी चीजों के बारे में देखने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि राजा के दरबार से अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती है। ठीक है, उसकी प्रमुख कृतियां भी हैं, जैसे उसकी पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से लेकर 1668 में जितनी भी गतिविधियां थी उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। यह पुस्तक फ्रेंच में लिखी गई है और बाद में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। उसमें बर्नियर ने मुगल भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चीजों का विश्लेषण किया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो राजा है राजनीतिक चीजों को एग्जीक्यूट करता है, सामाजिक चीजों को और साथ ही साथ आर्थिक चीजों को। ठीक है, आगे मुगल भारत का विवरण की अगर मैं बात करूं तो बर्नियर ने भारत को एक समृद्ध लेकिन असमान समाज बताया, यानी कि उसका मानना यह था कि जो भारत है ना एक समृद्ध जगह है, देश है, लेकिन यहाँ पे असमानताएं हैं। असमानताओं का मतलब क्या है, राजा अपने आप को बिल्कुल एक अलग ही लेवल का समझता है कि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। इसके बाद जमींदार वर्ग आ जाते हैं,
जमींदार अपने आप को सेकंड राजा समझते हैं। फिर इसके बाद किसान आ जाते हैं, तो किसानों को यहाँ पे शोषण किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से उसने बहुत सारी चीजें लिखी है कि यहाँ पे असमाज समाज है। असमान समाज का मतलब क्या होता है, बहुत ही भेदभाव है यहाँ पे, ठीक है। उसने भारत की तुलना यूरोप से की। उसने कहा कि भारत में निजी संपत्ति का असमानता है। मतलब क्या हुआ कि जमींदारों की सारी भूमि होती थी, किसानों को तो वो काम करने के लिए दिया करता था, ठीक है। आगे, किसान गरीब है और जमींदार वह दरबारी वर्ग समृद्ध है। यानी कि यहाँ पे जो किसान है बहुत ज्यादा गरीब है, और जो जमींदार है, जो दरबारी वर्ग है, यानी कि दरबार से जो रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। भेदभाव वाली चीजें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। उद्योगों और व्यापार राजा की इच्छा पर निर्भर होती है। यानी कि यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ पे जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, ये सब किस चीज पे निर्भर रहती है, यहाँ पे राजा की इच्छा पर निर्भर रहती है कि राजा किस तरीके से चीजों को करवाए। आगे बढ़ते हैं कि मुख्य विषय जिन पर उसने चीजें लिखी है। जैसे यहाँ पर भी विषय राजनीति के बारे में बात कर लिया जाए तो बादशाहत केंद्रित सम्राट की इच्छा सर्वप्रति। यहाँ पे देखा जाए तो सारी चीजें केंद्रित थी, यानी कि वही चीज जो राजा करवाना चाहता है वहीं से होगा। सारी पावर किसके पास रहेगी, राजा के पास रहेगी। और सम्राट की इच्छा सर्वोपरि, यानी कि राजा जो चाहेगा वही काम होगा, राजा के अलावा कुछ नहीं। सर्वोपरि का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से सर्वे सर्वा, यानी कि सब मेन वही है, राजा ही है, जो चाहेगा, जो उसकी इच्छा वही काम होगा, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं, जमींदारों की बात कर लेते हैं। किसान और जमींदार के बीच शोषणकारी संबंध। यानी कि क्या हुआ, मतलब किसान और जमींदार किसानों का शोषण करता है, ठीक है। ऐसी बातें उसने लिखी। शहरी जीवन के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली, काशी, लाहौर आदि सुंदरता और व्यापार, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा व्यापार भी होता है और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति की बात किया जाए तो पर्दा प्रथा यहाँ पे है, शाही हरम है। यानी कि पर्दा प्रथा यानी कि पर्दे में रहना है, और शाही हरम का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से उस समय राजाओं की जो रानियां हुआ करती थी, ठीक है, तो उनकी जो कैटेगरी हुआ करती थी उनके बारे में बात बताई गई है। धर्मों के बारे में बात किया जाए तो हिंदू मुसलमान का जो संबंध, धार्मिक सहिष्णुता और संघर्ष, यानी कि यहाँ के धर्मों के बारे में, धार्मिक जो रीति रिवाज, जो विशेषताएं हैं, जो अच्छी चीजें उनके बारे में, संघर्षों के बारे में कि किस तरीके से लड़ाइयाँ भी देखने को मिल जाती हैं। तुलनात्मक, यानी कि भारत को यूरोप से तुलना जब उसने किया तो भारत को यूरोप से कमतर बताया। यानी कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर असमानता वाली चीजें हैं, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पे कमतर बताया। कमतर का मतलब होता है कम, ठीक है, कम अच्छा, यानी कि यूरोप मेरा ज्यादा अच्छा है, भारत कम अच्छा है, ऐसी चीजें इसने बताया। और यूरोप श्रेष्ठता का दृष्टिकोण, यानी कि उसने कहा कि यूरोप श्रेष्ठ है, इस तरीके की चीजें। और इसका बताने का मेन यही था क्योंकि यहाँ पे क्या है, असमानता ज्यादा देखने को मिली है। भाई जहाँ पे असमानता देखने को ज्यादा मिलेगी वहां पे ऐसी चीजें तो होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो लोग अमीर ही हैं या तो बहुत ज्यादा गरीब ही, मिडिल क्लास तो बहुत कम है, ठीक है। आगे, आलोचनात्मक और पक्षपात, क्या हुआ इसका मतलब, बर्नियर की सोच में एक यूरोप श्रेष्ठता थी, ठीक है, यानी कि उसने यूरोप को सबसे अच्छा बताया। उसने भारत को अव्यवस्थित बताया, गरीब और पिछड़ा बताया, बताने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है, हो सकता है कि अपने हिसाब से उसने चीजें लिख दी हो, ठीक है। फिर भी उसकी रिपोर्ट मुगल दरबार का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है, यानी कि मुगल काल के बारे में चीजें बताती है, और इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो मूल्यवान है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने जितनी भी चीजें लिखी वो सारी सही लिखी होंगी, क्योंकि लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, उसके हिसाब से चीजें लिखी जाती है। अदरवाइज अगर कहा जाए तो मुगल काल के दरबार के बारे में जानकारी उसके पुस्तक से अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आगे, मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस लौटने के बाद बर्नियर ने अपना यात्रा संस्मरण किया, संस्मरण लिखे, और उसकी मृत्यु 1688 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि उसने पुस्तक लिखना शुरू किया और उसके बाद उसकी मृत्यु 1688 में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली, किसके किसके बारे में पढ़ ली भाई, हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज का जो पार्ट है ये ओवर हो गया। इसमें मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहला टॉपिक दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहला पेज जहाँ पे हमने पार्ट की बात की थी कि हमने ये इस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, लोग यात्रा क्यों करते हैं ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक 3 प्रमुख यात्री कौन कौन से हैं, विशेषताओं की बात कर लिया,
अल्बेरूनी के बारे में, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, पूरब और पश्चिम की तुलना, ये तो हमने बीच बीच में सबके बारे में बात किया कि इसने भी तुलना किया, इसने भी तुलना किया, इसने भी तुलना की, तो वहीं पे हमने चीजों को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से जो अपना पहला पार्ट है वो ओवर हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि जाति व्यवस्थाओं को लेकर अल्बेरूनी ने क्या बताया है, अल्बेरूनी की कुछ समस्याएं क्या थी जब वो यहाँ पे आया, इब्न बतूता ने नारियल और पान के पत्थर से किस तरीके से प्रभावित हुआ, यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में और संचार पद्धति के बारे में, उनका वृत्तांत, और इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे ऐप पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐप में रेटिंग जरूर दें। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम चार्जेस में आपको कोर्स मिल जाएगा हमारे BSP के एप्लीकेशन पे जाके। आप चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए और आप लोग डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।